हेलो स्टूडेंट्स, मैं राघवेंद्र दुबे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसके पहले वाले वीडियो में, जो कि हमारा 10th क्लास की साइंस का फर्स्ट वीडियो था, उसमें हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं। आज हम लोग हमारे वीडियो में पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में स्टूडेंट्स हमने क्या देखा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को सरलतम रूप में लिखने के लिए हम कुछ संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। आपको उम्मीद है कि ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, याद रखेंगे। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो दो या दो से अभिकारक, अच्छा, अभिकारक और उत्पाद आप लोग समझते, मैंने आपको बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों से मिलकर जो नया पदार्थ बनता है, तो जो पदार्थ मिलते हैं उसको अभिकारक जानते हैं, जिनको कि हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, क्लियर है। और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है स्टूडेंट जुड़ना। तो देखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, दो या दो से अभिकारक, अभिकारक जिनसे मिलकर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, याद रखेंगे आप लोग। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल या एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बड़ी ही सरल परिभाषा है, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो संयोजन परिभाषा क्या होगी, देखिए, याद रखिए। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अभिकारक, याद रखिए, अभिकारक कितने होंगे? दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभिकारक मिलकर क्या करते हैं? एकल, केवल एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। इसको आपको याद रखना है। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल या एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखते हैं इसके हम, जैसे कोयले का दहन, कार्बन है ना, कोयले का दहन हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं, तो C+O2 मिलकर क्या हुआ हमारा? CO2। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो ये कोयले का दहन। जल का निर्माण अगर हम ध्यान रखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखिए यहां से आपको समझना है कि यहाँ पे अभिकारक कितने थे? दो अभिकारक थे, एक ये और एक ये, लेकिन उत्पाद कितना बना? केवल एक। तो वही परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे दो अभिकारक हैं, यहाँ पे भी दो अभिकारक हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले और दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? यहाँ से आपको याद रखना है कि जल, वाटर का निर्माण यहाँ पे किया, मतलब एक अभिकारक का निर्माण यहाँ पे हुआ है। अच्छा, एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये क्या है, यहाँ से कार्बन, क्या है ये? कार्बन। तो इसको आप ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो S, मतलब सॉलिड। O2 क्या है? गैस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? G, गैस। और CO2 क्या है? गैस, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे गैस। कुछ सिंबल्स होते हैं अभिक्रियाओं को दर्शाने के लिए, सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव, आपको ध्यान रखना है, और ये आपका गैस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती है, तो यहां भी आप लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए G, यहां भी लिख सकते हैं G, और H2 वाटर कैसा होता है? लिक्विड हो सकता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिखते हैं L। समझ में आ रहा होगा। तो संयोजन जो अभिक्रिया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत ही सरल है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एक अभिकारक का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोयले का दहन और जल का निर्माण इसके उदाहरण हैं। आप मेरे साथ साथ एक पूरा नोट करते हुए चलेंगे, एक बेहतरीन नोट्स आप बनाएंगे, प्रतिदिन आप इसको याद करते हुए चलिए। हफ्ते के लास्ट में मैं आपका ये पूरा जो भी टॉपिक होगा उसका एक टेस्ट लूंगा। बेहतरीन तैयारी आप लोगों की साइंस की होने वाली है। चलिए, सेकंड हम लोग पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है स्टूडेंट्स। कौन सी? वियोजन। तो वियोजन में आपको ध्यान रखना है, संयोजन का मतलब था जुड़ना, वियोजन का मतलब होता है टूटना। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि दो या दो से अभिकारक मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहां पे देखें क्या होता है कि जब एक अभिकारक टूटकर, अब एक अभिकारक है वो आपस में टूट रहा है, ध्यान रखिए, वहां पे जुड़ रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है? टूट रहा है। जब एक अभिकारक टूटकर
दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाए तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिए, इसका जस्ट अपोजिट। पहले वाले में क्या था, आप अच्छे से समझिए। पहले वाले में दो या दो से जो चीजें थी वो जुड़कर आपस में एक पदार्थ का निर्माण कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पदार्थ है वो टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बट रहा है, उसे हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्लियर हुआ होगा। जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाए तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो देखो, इसमें क्या था कि A प्लस बी दोनों ने मिलकर क्या बना लिया बेटा, C बनाया। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि एक अकेला ये कोई पदार्थ है, जब ये आपस में टूट गया और इसने टूटकर ये दो नए पदार्थों का निर्माण कर लिया। चलिए, तो वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण पढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया, देखो कोई पदार्थ टूटेगा ना, तो आपको याद रखो किसी पदार्थ के टूटने के लिए या तो विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, या ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, या सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तीनों उदाहरण के साथ हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। समझ में आ रहा आपको। सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं ऊष्मीय वियोजन, मतलब ऊष्मा के द्वारा टूटना, टेम्परेचर के द्वारा टूटना। तो देखिए यहां से हम रिएक्शन देखते हैं। पहला उदाहरण हमारा ऊष्मीय वियोजन, इसमें देखेंगे CuCO3। CuCO3 होता है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना, चूने का पत्थर। क्या होता है ये, चूने का पत्थर। जब CuCO3 पर हमने क्या की, ऊष्मा दी, हमने टेम्परेचर दिया, तो ये क्या हुआ, ये दो भागों में टूट गया, एक CaO में मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में, और एक कार्बन डाइऑक्साइड में। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जब चूने के पत्थर पर ऊष्मा दी गई, ताप का प्रभाव दिया गया, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, और किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। मतलब यहां से क्या हुई, ऊष्मा हमें प्राप्त हुई। आगे चल के ये भी पढ़ने वाले हैं, ये ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। तो अभी आप याद रखिए ऊष्मीय वियोजन, ये उदाहरण में आपको लिखना है पूरा कि कैल्शियम कार्बोनेट पर या चूने के पत्थर पर जब ऊष्मा प्रदान की जाती है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। मतलब अभिकारक एक था लेकिन उत्पाद कितने बने, दो। मतलब एक जो चीज थी वो कितने भागों में टूट गई, दो भागों में टूट गई। अगला हमारा कौन सा है, वैद्युत वियोजन। आपको ध्यान रखना है, मतलब विद्युत धारा प्रदान करना। जब जल पर हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अच्छे समझिए, जब जल पर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो जल है वो दो भागों में बढ़ जाता है, जिनसे मिलकर वो बना है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, यहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर हो रहा होगा, ठीक, वैद्युत वियोजन। और तीसरा हमारा है प्रकाश वियोजन, प्रकाश की ऊर्जा के द्वारा, प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो जब देखिए सिल्वर क्लोराइड पर हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो ये जो सिल्वर और क्लोराइड है मतलब Ag, तो ये भी क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है। यहां से Ag अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो ये होता है हमारा वियोजन। क्लियर हुआ। तो हमने अभी तक दो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा, एक संयोजन अभिक्रिया और एक हमने पढ़ा कौन सा, हमारा वियोजन अभिक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये दोनों समझ में आ रहे होंगे। इनके उदाहरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा अच्छे से याद करिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आपको जाती है तो मुझे आप कमेंट में मैसेज करके बता सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में आपको अच्छे समझना है कि पहले इसके नाम से समझिए। विस्थापन अभिक्रिया जब हम पढ़ेंगे तो विस्थापन का मतलब होता है किसी दूसरी चीज को हटा देना। ठीक है, तो विस्थापन मतलब अपनी जगह से उसको हटा देना। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, आपको ध्यान रखना है यहाँ कि एक तत्व जो है वो दूसरे तत्व को क्या करेगा, अपनी जगह से हटा देता है। इसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। अच्छा, कौन किसको हटाएगा, तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया में ध्यान रखना कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, ये महत्वपूर्ण याद रखना आपको कि इसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो क्या करेगा, कम क्रियाशील तत्व को, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है यह कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापित करने का मतलब होता है वो उसको उसकी जगह से क्या करता है, हटा देता है। तो इसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, Fe मतलब आयरन है, क्या है यहाँ पे CuSO4 कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये आयरन, इनके नीचे आपको नाम भी लिखते हुए चलना है। ये क्या है, आयरन, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट। तो आयरन और कॉपर सल्फेट ये दोनों अभिकारक हैं। जब इनकी अभिक्रिया आपस में हुई तो यहां से देखिए जो आयरन है ये अधिक क्रियाशील है, ये क्या करेगा, इससे कम क्रियाशील कौन है यहाँ पे, Cu मतलब कॉपर है। तो ये आयरन इस कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ये आयरन आके यहाँ पे बैठ जाता है। तो अब ये Fe यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, FeSO4 और प्लस हमारे क्या क्या बचेगा, Cu। तो ये यहाँ से अलग हो जाता है, कॉपर यहाँ से अलग हो जाता है। मतलब आयरन ने Cu क्या किया, अपनी जगह से हटा दिया, मतलब उसको विस्थापित कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक, विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ रही है आप लोगों को।
तो Fe+Cu4 इज इक्वल क्या हो जाएगा यहां से FeSO4, मतलब आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से हुई तो यहां पे बन गया आयरन सल्फेट और कॉपर यहां से अलग हो गया। ये होती विस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसके पहले हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया और अब हम क्या पढ़ने वाले द्विविस्थापन। विस्थापन मतलब हटाना, लेकिन दो चीजों को हटाना। तो इसमें आप अच्छे समझिए पहले कि द्विविस्थापन का मतलब होता है एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, देखो जो अभिकारक आपस में करते हैं वो अभिकारक क्या करते हैं, परस्पर आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब एक अभिकारक का आयन दूसरे के पास चला जाएगा, दूसरे का आयन पहले वाले के पास आ जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको अच्छे से समझिए। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, याद रखिए दोनों अभिकारकों के बीच में, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का, याद रखिएगा अभिकारकों के बीच में क्या होता है, यहां से आयनों का आदान प्रदान होता है, इसका उसके पास में, उसका इसके पास में, ठीक है ना। तो आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं इन्हें। समझ में आ गया होगा आपको। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी दूसरे कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से हटा देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में आपने क्या देखा कि जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इससे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से देखते हैं कि यहां से देखिए सोडियम सल्फेट है NaSO4। सोडियम सल्फेट ने क्या किया कि जब बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया की, ध्यान रखेंगे सोडियम सल्फेट NaSO4 की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड है ना, BaCl2 से होती। तो अब यहाँ पे देखो एक आयन यहाँ पे Na और एक यहां से आपको याद रखना कौन सा, Ba। तो ये आपको समझना है कि ये क्या करेंगे, एक दूसरे को विस्थापन कर देंगे। अब यहां से देखो ये जो Ba है ये किसकी जगह जाएगा, Na की जगह जाएगा। ये किसकी जगह आ गया, Na की। तो यहां Na की जगह Ba आ गया तो क्या हो जाएगा BaSO4। समझ में आ रहा है। और यहां से Na जो बचा था, Na किसके साथ चला जाएगा, Cl2 के पास चला जाता है। तो यहां से अपने क्या बन जाएगा, यहां से बनेगा हमारा NaCl। और आप इसको अच्छे से समझ लीजिए पूरा, ठीक, समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा ये, ठीक है। यहां से Na2 है ये, इसमें आप लोग Na2 कर लेना। तो यहां से क्या हुआ हमारे पास ये Na2। समझ में आ गया आपको। तो ये होता है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसके साथ में अब हम पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन। याद रखेंगे आप लोग, उपचयन जिसे कि ऑक्सीकरण भी कहा जाता है, उपचयन और अपचयन। तो इनकी भी परिभाषाएं आप लोग नोट करके इनको याद कर लेना। उपचयन में क्या होता है, पदार्थ में ऑक्सीजन में या तो वृद्धि हो जाए। उपचयन का मतलब समझना ऑक्सीजन में वृद्धि होना या हाइड्रोजन में कमी होना। उपचयन का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन में वृद्धि होना या फिर हाइड्रोजन में कमी होना। और अपचयन में क्या हो जाता है, इसका जस्ट अपोजिट, मतलब हाइड्रोजन में तो वृद्धि हो जाएगी लेकिन ऑक्सीजन में क्या हो जाती है, कमी। तो आपको लिखना है ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है या हाइड्रोजन में कमी होती है, उन्हें हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। फिर लिखोगे आप लोग अपचयन अभिक्रिया, पदार्थ में वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ में हाइड्रोजन में वृद्धि होती है या ऑक्सीजन में कमी होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलेंगे उपचयन या फिर अपचयन अभिक्रियाएं। इनके उदाहरण आप देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना भी इसको बोलते हैं, मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि होना। तो ये हो जाती है CO2 बन जाएगा और यहां से क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, Cu+O प्लस क्या हुआ H2। तो यहां से ये Cu अलग हट जाता है और O इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, यहां से H2O बन जाएगा, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की अभिक्रियाएं जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में हम लोग पढ़ रहे थे, आपने पढ़ा। हमने सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया पढ़ी, उसके बाद में हम लोगों ने कौन सी पढ़ी, आपको याद होगा, वियोजन अभिक्रिया, फिर विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और लास्ट में हमने पढ़ा उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट लेके आप इनको सबको नोट कर लीजिए और अच्छे से आप याद करते हुए चलिए। बहुत सरल विज्ञान है, आपको ध्यान रखना है, इतने इजी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पूरा विज्ञान आपको अच्छे से याद होता हुआ चलेगा। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में। तो देखिए जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रकार पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहला प्रकार जो हमने पढ़ा था, आपको याद है कौन सा, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हमने देखा था कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं अभिकारकों के बीच में, तो कुछ मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है। तो जब ऊर्जा निकलती है उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना है कि वे रासायनिक अभिक्रियाओं जिनमें ऊर्जा निकलती है, याद रखिएगा,
जिनमें ऊर्जा निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, और जिनमें ऊष्मा लगती है या ऊष्मा का शोषण होता है, मतलब जिनमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन्हें हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच अभिक्रिया करेंगे तो जब ऊष्मा निकल जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो देखिए क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं किसे कहेंगे, जिन अभिक्रियाओं में, अच्छे से याद रखेंगे, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ, मतलब इस तरह जब उत्पाद बनता है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, याद रखिएगा, उत्पाद तो बनेगा लेकिन साथ में क्या बनेगी, ऊष्मा भी बनेगी। तो ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, क्या बनेगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी निकलती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस का दहन, मीथेन प्राकृतिक गैस होती है, फार्मूला CH4 होता है, हम जानते हैं। तो ये प्राकृतिक गैस है CH4, याद रखिएगा। जब इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो इसका दहन होता है, दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो प्लस आपको ध्यान रखना क्या बनेगा, CO2 बनेगा, क्या बनेगा, CO2। क्लियर हो रहा है। और यहां से आप देख पा रहे हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, 2H2O। समझ में आपको अच्छे से ये आ रहा होगा, ठीक, क्लियर है आप लोग यहां से। अब देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की बात करेंगे। तो जिन अभिकारकों में जिन, यहां से अभिक्रिया है ना, जिन अभिक्रियाओं में, याद रखेंगे, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत की आवश्यकता होती है, क्या कहलाएंगे ये, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर हो गया। तो देखिए वही बात है कि जिसमें ऊष्मा निकलेगी या ऊर्जा निकलेगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। और जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होगी, समझ में आ रहा है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। आप लोगों ने पढ़ा होगा वियोजन अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, कौन सी, वियोजन अभिक्रियाएं हमने पढ़ी थी। वियोजन अभिक्रिया में आपको ध्यान रखना है कि वियोजन अभिक्रियाओं में जितने भी उदाहरण हैं वो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये अभिक्रियाएं हमारे इस पहले अध्याय में दी हुई हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और हमारा लास्ट का जो टॉपिक बचता है इसी पहले अध्याय में, वो है संचारण। संचारण को समझना, संचारण का मतलब होता है ह्रास होना, कमी होना। हम लोगों ने देखा है कि जब बरसात होती है, लोहा पड़ा रहता है, लोहे पर क्या होता है, पानी गिरता रहता है, नमी के साथ कुछ दिनों बाद देखते हैं लोहे पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। तो लोहे की आपको ध्यान रखना है, लोहे की जो परत होती है वो क्या होती है, खराब हो जाती है। किसी भी धातु की परत का खराब होना संचारण कहलाता है। सरल भाषा में समझे आप, किसी भी धातु की सतह का नष्ट होना क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है। किसकी उपस्थिति, या तो आर्द्रता हो, नमी हो, पानी हो, अम्ल हो, ये क्या करते हैं, जब किसी भी धातु की सतह के संपर्क में आते हैं तो उस धातु की सतह को खराब कर देते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, धातु संचारण कहते हैं। परिभाषा देखिएगा, जब कोई धातु नमी, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उसका संचारण हो जाता है, ठीक है। तो आप परिभाषा के रूप में क्या ले सकते हो कि जब किसी धातु का नमी, पानी, वायु, अम्ल आदि के संपर्क में उसकी सतह नष्ट हो जाती है तो इसे हम संचारण कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, लोहे पर जंग लगना, हम देखते हैं लोहे पर जंग लगना क्या है, धातु का संचारण होना। चांदी होती है, आप लोग यूज करते होंगे, आपने देखा होगा कि चांदी कुछ समय बाद क्या होती है, काली पड़ जाती है, उसकी सतह जो है गंदी हो जाती है, मलिन हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसका क्षरण होने लगता है, नमी की वजह से या पानी की वजह से या वायु की वजह से। तो चांदी की सतह का मलिन होना, लोहे पर जंग लगना, या फिर तावा आपने देखा होगा, जिस लोटे से जल चढ़ाते हैं तावा रहता है, उसमें अगर उसको खुले में रखा रहने दिया है तो वो हरा हरा सा हो जाता है। मतलब क्या हो जाएगा, तावे की परत का कैसा होना, हरा होना। ये सब क्या उदाहरण है, ये सभी उदाहरण होते हैं संचारण के, मतलब धातु की सतह को क्या करते हैं, ये नष्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए विकृत गंधिता, अच्छे समझिए, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता मतलब होता है जो खाने पीने की वस्तुएं होती हैं उनका खराब होना। विकृत गंधि का मतलब देखिए कि जो वसा युक्त पदार्थ होते हैं, फैट होता है जिनमें, वसा युक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्री जो तेल से बनती है, समझ में आ रहा है, वसा युक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर खराब हो जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिका कहते हैं। जैसे आप लोग मालूम है घर में अचार वगैरह का यूज होता है, अगर इसको ऐसे ही रखा रहने दिया जाता तो ये खराब हो जाता है, इसलिए नमक डाल के अचार में रखते हैं, ठीक है। तो नमक एक खाद्य परिरक्षक भी होता है, जो खाने पीने की वस्तुओं को सड़ने से बचाते हैं, उन्हें हम खाद्य परिरक्षक कहते हैं।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा अध्याय 1 चैप्टर हमारा फर्स्ट पूरा कंप्लीट होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण विज्ञान का। हम कल से स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 2। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छी समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप।